स्वागत आप सभी का एक बार फिर से राजस्थान को जाने प्रश्नोत्तरी भाग 6 में। जी हाँ, अभिनव आरएस एकेडमी की तरफ से जो प्रचलित टेस्ट सीरीज शुरू की गई है वो आप लोगों के साथ फिर एक नए अंदाज में आज उपस्थित है राजस्थान जी के प्रश्नोत्तरी भाग 6। साथियों, हम लोग आज शुरू करें प्रश्नोत्तरी भाग 6, उससे पहले बारी आती है हमारे प्रश्नोत्तरी भाग 5 के विजेता घोषित करने की। जी हाँ, ये जो प्रतिदिन क्यूज चल रही है आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। इस प्रतियोगिता सीरीज या इस क्यूज में जो डेली क्यूज है, इसमें प्रतिदिन एक लकी ड्रॉ के द्वारा विजेता का अनाउंसमेंट किया जाता है और उस विजेता को प्रतिदिन जो विजेता रहता है उसको नगद पुरस्कार और अभिनव आरएस एकेडमी का गिफ्ट हैम्पर उसको पेश किया जा रहा है। जी हाँ साथियों, तो आज आप लोग दिल थाम कर बैठ जाइए। हमारा जो प्रश्नोत्तरी भाग 5 है, उस प्रश्नोत्तरी भाग 5 का जो विजेता है वो विजेता आपके स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ, जोरदार तालियां और आपका अभिनंदन। प्रश्नोत्तरी भाग 5 के विजेता हैं अजीत कुमार जाट। जी हाँ, अजीत कुमार को बहुत बहुत शुभकामनाएं अभिनव आरएस एकेडमी टीम और संपूर्ण अभिनव परिवार की तरफ से। साथियों, आप भी इसके विजेता बन सकते हैं। विजेता बनने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल हमारी जो प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रही है उसको पूरा देखना है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। आपको इन सभी प्रश्नों में से किन्हीं भी 3 प्रश्नों के जवाब राइट देने, सही जवाब होने चाहिए आपके तीनों जवाब जो सही होंगे उनके आधार पर ऐसे व्यक्तियों की एक लिस्ट सॉर्ट आउट की जाती है और उस लिस्ट में से अंततः एक लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेता का चयन किया जाता है और आज के हमारे विजेता थे अजीत कुमार। पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। साथियों, बढ़ते हमारी आज प्रश्नोत्तरी भाग 6 की तरह। प्रश्नोत्तरी भाग 6 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जी हां, गरासिया समाज में सामूहिक कृषि का रूप है। गरासिया समाज में सामूहिक कृषि, गरासिया एक जनजाति है, आपको पता होगा। इस गरासिया जनजाति में सामूहिक कृषि की जाती है। उसका नाम आपसे पूछना है ये कि किस नाम से उसको जाना जाता है। आपके ऑप्शन हेलमी, वालरू, हारी भावरी और हेलरू। जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में कीजिए। आप लोग कला संस्कृति से ये प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, फटाफट जुड़ जाइए। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें और अपनी पढ़ाई में जुट जाइए। नोटबुक जिन्होंने अभी तक भी नहीं उठाई है, नोटबुक जरूर साथ में रखें, नोटबुक और पेन, क्योंकि हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से इस क्यूज को पढ़ रहे हैं। ये क्यूज ही नहीं, ये आप लोगों की डेली एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। और साथियों, इस क्लास को आप बहुत ही बेहद ही रोमांचक ढंग से पढ़ने का प्रयत्न करें। बहुत आनंद आप लोगों को आने वाला है, शुरू से एंड तक बहुत आनंद आप लोगों को आने वाला है। आंसर आप लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए इसका। मैं आंसर की ओर बढ़ता हूं। आप लोगों को साथियों मैं बता देना चाहता हूं, हर प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं 15 सेकंड का समय देता हूं। 15 सेकंड में अपने कमेंट जरूर कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। जैसे मैंने कल बच्चों से आह्वान किया था और बच्चों ने बहुत अच्छे कमेंट किए। कल साथियों हमारी सीरीज पर लगभग 500 समथिंग कमेंट्स देखे गए थे, जो बहुत ही अच्छी बात थी। 500 जवाब आप लोगों के थे कल। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों का कि आप लोग बहुत ही रुचि लेकर इस टेस्ट सीरीज को पढ़ रहे हैं और इस टेस्ट सीरीज को आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और ये टेस्ट सीरीज जैसे मुझे कमेंट्स और आपकी जो बहुत सारी मुझे आपकी फीडबैक्स मिले, उसके आधार पर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित हो रही है ये। मैं आशा करता हूँ ईश्वर से कि हम लोग इसी प्रकार से बने रहें और आप लोग इस टेस्ट सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें। चलो जवाब की तरफ आता हूँ मैं बिना देर के। पहले प्रश्न का जो जवाब यहाँ पर होगा, गरासिया समाज की सामूहिक खेती, ऑप्शन सी। जी हाँ, हारी भावरी एक कृषि का प्रकार है ये, जिसको गरासिया जाति के लोग सामूहिक रूप से करते हैं। साथियों, मैं बात करूं अगर इससे आपके प्रश्न को लेकर, तो पहले तो बात आती है इन गरासियाओं की। क्या है ये गरासिया, समझना बात को। देखो, हमारे यहाँ पर कुछ 2 प्रकार की चीज़ें हैं, एक जाति और एक जनजाति। जाति मतलब जो आधुनिक जीवन जी रही है आधुनिक समय में भी, परंतु जनजाति से तात्पर्य मैं एक शब्द में ऐसा कह सकता हूं कि जो वर्तमान समय में भी, आधुनिक समय में भी आदिम जीवन जी रही है, वो जनजाति के अंतर्गत शामिल की जाती है। शॉर्ट रूप में समझ जाओ आप।
साथियों अगर मैं जनजाति की बात करूं तो वहां पर एक गरासिया जनजाति को हम लोग आज देख रहे हैं। ये गरासिया जनजाति अगर बात करूं साथियों तो संपूर्ण राजस्थान की जो कुल आदिवासी जनसंख्या है, जी हाँ, संपूर्ण राजस्थान में जो कुल आदिवासी जनसंख्या है, जिसमें मीणा हो गए, भील हो गए, गरासिया हो गए, शहरिया हो गए और भी बहुत सारी जनजातियां हैं, इन सभी की जनजातियों का जो प्रतिशत है, टोटल जो जनसंख्या है उसका राजस्थान में जो गरासिया है वो लगभग 2.5% भाग पर निवास करती है। जी हाँ, राजस्थान की कुल आदिवासी जनसंख्या का गरासिया कितना प्रतिशत है? 2.5%। साथियों अगर मैं बात करूं गरासियाओं की, काफ़ी बार पूछ लेता कि गरासियाओं का निवास, तो साथियों अगर मैं इनकी निवास की बात करूं तो ध्यान रखना 3 जिले इनके निवास माने जाते हैं, जिनमें एक तो आपका सिरोही, कौन सा है? सिरोही। साथ के साथ याद करते चलो, सिरोही के साथ में आपका एक पड़ता है उदयपुर, कौन सा पड़ता है? उदयपुर। सिरोही के साथ में उदयपुर और उदयपुर के साथ में कौन सा? आपका पाली। जी हाँ, सिरोही, उदयपुर और पाली। परंतु अगर आपसे मुख्य रूप से निवास पूछे कि गरासिया जनजाति का मुख्य निवास है तो वहां पर मुख्य निवास में आपका जवाब होगा सिरोही। जी हाँ, और सिरोही में भी अगर इंडिविजुअल आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सिरोही में भी कौन सा स्थान, तो साथियों सिरोही में भी 2 जगह का ध्यान रखना आप लोग, एक तो आपकी आबू, जी हाँ, एक तो आबू और एक आपकी पिंडवाड़ा। जी हाँ, एक आपकी पिंडवाड़ा। ये आबू सिरोही में पड़ती है और पिंडवाड़ा भी सिरोही में पड़ती है। इन दोनों स्थानों पर विशेष रूप से या सर्वाधिक संख्या में गरासिया जनजाति पाई जाती है या निवास करती है। साथियों आगे बढ़ता हूं मैं बात को, अगर गरासियाओं की मैं बात करूं तो कुछ गरासियाओं के द्वारा अपने आप को चौहानों का, जी हाँ, चौहानों को वंशज मानते हैं ये अपना, अर्थात चौहानों से अपनी उत्पत्ति मानते हैं ये, तो चौहानों के वंशज ये अपने आप को मानते हैं। साथियों आगे बात करूं मैं गरासियाओं की, इनकी शब्दावली बड़ी मनमोहक, बड़ी रोचक है, शब्दावली बड़ी शानदार है इनकी, और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे अपन गरासियाओं को जब जनजातियों को लेकर विशेष रूप से हम लोग हमारा वीडियो अपलोड करेंगे। साथियों यहाँ पर गरासिया जो जनजाति है ये बोलचाल में क्या करती है, 2-3 शब्द मैं आपको बताता हूँ जो बड़े ही अच्छे लगेंगे आपको, और कभी आपकी मुलाकात उनसे होती है गरासिया जनजाति के किसी व्यक्ति से तो बोलने में बड़ा मजा आएगा। ये लोग क्या करते हैं, जो चय शब्द होता है ना, चय, जैसे चम्मच, इसको ये लोग चय न बोल के और ये बोलते हैं स। जी हाँ, चय को स बोलते हैं। जैसे ये चौहान बोलेंगे ना तो चौहान को चौहान नहीं सोहान बोलेंगे। जी हाँ, सोहान बोल देंगे। अच्छा, ये लोग फिर एक काम उल्टा करते हैं, ये जो स होता है ना, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है स, उस स को स नहीं बोलते ये लोग, जहां पर भी स होगा ना उसको बोलेंगे है। क्या बोलेंगे? है। जैसे मैं अब अगर बात करूं, जैसे सोलंकियों की बात आ गई, राजपूतों की एक शाखा सोलंकी, तो सोलंकियों को एक क्या बोलेंगे? होलंकी। क्या बोलेंगे? होलंकी। तो इस प्रकार से इनके 2-3 शब्द है, 2-3 बातें हैं गरासिया जनजाति की, जो कि अपनी राजस्थान की बहुत ही भोली और प्यारी जनजाति मानी जाती है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भोराट का पठार। जी हाँ, भोराट का पठार जिसके मध्य स्थित है वह है, भोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है। कहाँ पर है भोराट का पठार? जवाब दीजिए। जरगा से रागा के मध्य, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य, या गोगुंदा से बैराट के मध्य, या अचलगढ़ से तारागढ़ के मध्य? कमेंट कीजिए फटाफट जवाब। पठार, यहाँ पर प्रश्न आप लोगों का पठारी भाग के बारे में प्रश्न पूछा गया है, और पठारों को लेकर बहुत से प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं। सारे लोगों को पठार पूरे याद करने हैं। राजस्थान के कौन सा पठार क्यों प्रसिद्ध है, ये सारे आप लोगों को देखना है। पर पहले यहाँ पर इसका जवाब दीजिए मुझे फटाफट। भोराट का पठार, जो राइट आंसर अपना यहाँ पर होगा साथियों, वो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, कुंभलगढ़ से गोगुंदा। साथियों कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का जो भाग पठारी भाग आता है, उस पठारी भाग को हम लोग भोराट का पठार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भोराट का पठार। अब साथियों मैं बात करूं अगर थोड़ी सी आपके इस भोराट के पठार के बारे में, तो आप लोग एक तरीके से ऐसे समझ जाना, इधर तो आपका जैसे मान लो ये आपका आ गया राजसमंद, और इधर आ गया आपका उदयपुर। ठीक है, ये राजसमंद जो भाग है, इस राजसमंद का एक स्थान है कुंभलगढ़। जी हाँ, और इधर उदयपुर में एक जगह है गोगुंदा।
कौन सी जगह है? गोगुंदा। तो इधर गोगुंदा और कुंभलगढ़, इन दोनों के मध्य में ये जो पठारी भाग है, जी हाँ, ये जो पठारी भाग है, इस पठारी भाग को कौन सा पठार कहा जाता है? भोराट का पठार। तो जिले पूछे तो राजसमंद और उदयपुर के बीच में, स्थान पूछे तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य में ये पठार स्थित है। साथियों, अगर मैं और कुछ पठारों की बात करूं यहाँ पर, तो आप लोग कितने पठारों के नाम आप लोगों को याद है? पहले तो मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट देखिए कौन कौन सा पठार कहाँ याद कर रखा आपने। फटाफट कमेंट करो, 1 मिनट आपके पास है, फटाफट कमेंट करो कौन कौन से पठार आपने याद कर रखे हैं, कौन सा पठार कहाँ पर स्थित है। अगली बात की, कौन सा पठार किस किस पोजीशन पर स्थित है, क्यों प्रसिद्ध है। इसके नोट्स आप लोग तैयार करना। पठारी बाग से प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी का पार्ट है ये आपका। साथियों, मैं बात करूँ अगर राजस्थान के प्रमुख पठारों की, तो 1-2 पठारों के बारे में आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना और कॉपी में आप लोग नोटबुक में अपनी नोट करते चलना। जैसे एक पठार के बारे में और पूछ लेता आपका, उड़िया का पठार। जी हाँ, उड़िया का पठार। साथियों, ये जो उड़िया का पठार है आपका, ये उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे बड़ा पठार माना जाता है, इसलिए प्रश्न पूछ लेता है। ये सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा पठार और सबसे ऊंचा भी है ये, ऊंचा, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा राजस्थान का पठार है उड़िया का पठार। अच्छा, उड़िया का पठार के बारे में पूछ रहे तो उड़िया कहाँ पर है? आबू में, ध्यान रखना। उड़िया का पठार कहाँ पर है? आपके आबू में। साथियों, उड़िया के पठार के बाद की बात करूं तो एक आपका ऊपरमाल का पठार है, ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल के पठार के बाद एक आपका लसाड़िया का पठार है, लसाड़िया का पठार। इसके पश्चात एक आपका मैं बात करूं तो मेसा का पठार, आपने नाम सुनी रखा होगा, जिस पर चित्तौड़ का दुर्ग स्थित है, मेसा का पठार। इसके बाद में आपने एक नाम और सुन रखा होगा, काकनबाड़ी का पठार। काकनबाड़ी, बड़े ही चर्चित नाम है ये, काकनबाड़ी का पठार। अच्छा, एक नाम और है आपका, नया नाम बताता हूं आपको, मानदेसरा का पठार। जी हाँ, मानदेसरा, मानदेसरा का पठार। साथियों, थोड़ी सी बात बता दूं अगर मैं ऊपरमाल की, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया उड़िया का पठार। उड़िया का पठार कहां पर पड़ रहा है? आपके आबू में। उड़िया, आबू, उड़िया कहां पर है? आबू में। ऊपरमाल, ऊपरमाल के बारे में अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो ऊपरमाल कहां पर है? कमेंट करो मुझे फटाफट, ऊपरमाल का पठार कहां पर है? साथियों, भैंसरोडगढ़ का नाम सुना है? भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य में। जी हां, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? आपका ऊपरमाल का पठार। अगर लसाड़िया के पठार के बारे में पूछ ले तो साथियों, लसाड़िया का जो पठार है वो आपके उदयपुर, जी हाँ, उदयपुर में राजसमंद जो झील आपकी, सॉरी जयसमंद जो झील है, जयसमंद झील से प्रतापगढ़ तक फैला हुआ है ये। तो उदयपुर से प्रतापगढ़, उदयपुर से प्रतापगढ़ तक फैला हुआ आपका लसाड़िया का पठार। और आपके अगर मेसा के पठार के बारे में पूछो तो मेसा का तो बहुत सरल, आपका चित्तौड़ में। अगर काकनबाड़ी, काकनबाड़ी नाम सुना आप लोगों ने? काकनबाड़ी कहां पर? आपके अलवर में। बहुत बार पूछा गया काकनबाड़ी का पठार। मेसा का पठार भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, सारे इंपॉर्टेंट है, मैं क्या इंपॉर्टेंट बताऊं, उनमें सारे इंपॉर्टेंट है ये तो। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये मानदेसरा का जो पठार है, ये कमेंट करो मुझे, देखिए कहाँ मानदेसरा का पठार, कितने बच्चे जानते हैं मानदेसरा के बारे में? फटाफट कमेंट करो, मानदेसरा कहां पर है? मैं टाइमिंग देख रहा हूं, कितने बजे कमेंट कर रहे हो आप? फटाफट कमेंट में बैठो, कंजूसी मत करो, आज कमेंट को और ज्यादा बढ़ाना है, 1000 प्लस करना है। मैंने कल भी कहा था कमेंट 1000 प्लस होनी चाहिए। मानदेसरा का पठार, भैंसरोडगढ़ कहां पर है ये? भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ कहां पर पड़ता है देखिए बताओ? चित्तौड़ में। जी हाँ, भैंसरोडगढ़ कहां पर है? चित्तौड़ में। तो मानदेसरा का पठार कहां पर हुआ? चित्तौड़ में आपके। ऊपरमाल का पठार कहां पर बताया मैंने आपको? भैंसरोडगढ़, चित्तौड़ से बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य में। लसाड़िया कहां पर हुआ? आपके उदयपुर से प्रतापगढ़ के मध्य में। मेसा कहां हुआ? चित्तौड़ में। काकनबाड़ी कहां हुआ? अलवर में। मानदेसरा कहां पर हुआ? भैंसरोडगढ़, चित्तौड़ में। तो साथियों, ये थे आपके पठार के बारे में एक हमारा चैप्टर और एक हमारा क्यूज का क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न अगला, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और अगले 2 प्रश्न मैं आप लोगों के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं। जो आरएएस वाले बालक हैं वो थोड़ा सा सतर्क होकर बैठ जाएं। मैं देखता हूं आप लोग कितने ज़्यादा एक्टिव पढ़ाई को लेकर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की दिशा होती है, ध्यान रखना,
यहाँ पर पूछ क्या रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से धैर्य से जवाब देना है। मानसूनी हवाओं की दिशा पूछ रहे हैं पहली बात तो, और दिशा, प्रश्न को तोड़ो, आप भागों में तोड़ो। मानसून की हवाओं की दिशा पूछ रहा है, और दिशा कौन सी ऋतु में पूछ रहा है, वर्षा ऋतु में। वेरी गुड, प्रश्न को तोड़ दिया। प्रश्न को अगर समझ गए तो डेफिनेट उत्तर दे दोगे आप लोग। उत्तर देखो, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अब जवाब दो मुझे फटाफट। चलो एक काम करता हूं, आपको राजस्थान का मैप दिखा देता हूं, ये लीजिए। अब दो जवाब मुझे। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में मानसून की दिशा होती है, फटाफट बताओ मुझे उत्तर, फटाफट कमेंट करो। मानसून की दिशा, किधर की साइड से मानसून प्रवेश करता है? ग्रीष्म, सॉरी वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में किधर से मानसून प्रवेश करता है? साथियों यहां पर जो राइट आंसर होगा, सबने दे दिए कमेंट। चलो और करो कमेंट फटाफट, मैं ज्यादा ज्यादा कमेंट चाहूंगा इस प्रश्न पर। इससे अगला प्रश्न और भी शानदार है, इसी से रिलेटेड प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, जी हाँ, आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। जी हाँ, ऑप्शन क्या बताया, अब यहाँ पर मैप पे देखो आप लोग, क्या आंसर बताया मैंने, दक्षिण पश्चिम। ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। इस दक्षिणी पश्चिमी भाग से अपने यहाँ पर वर्षा ऋतु में क्या आता है, मानसूनी हवाएं प्रवेश करती है। वर्षा ऋतु की बात कर रहा हूँ मैं साथियों, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और ये इधर की ओर प्रवाहित होती है। ये तो हो गई आपकी कौन से समय की बात है, ये आपकी वर्षा ऋतु की समय। अच्छा, वर्षा कह दो या ग्रीष्म ऋतु कह दो, दोनों समय में ध्यान रखना, अगर आपसे प्रश्न ग्रीष्म का पूछे या वर्षा ऋतु का पूछे, दोनों का उत्तर एक ही होगा, और वो आंसर होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगर परंतु प्रश्न में थोड़ा परिवर्तन करें और प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि साहब शीत ऋतु में, जी हाँ, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि साहब शीत ऋतु में राजस्थान में मानसूनी हवाओं की जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, तो आपका यहाँ पर जवाब बदल जाएगा। जी हाँ, जवाब बदलेगा शीत ऋतु में, और यहाँ पर जो जवाब होगा वो होगा उत्तर पूर्व। जी हाँ, ये उत्तर और ये पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर उल्टी हवाएं प्रवाहित होती है। ध्यान रखना, शीत ऋतु में हमारी जो दिशाएं जो हवाओं की होती है वो होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ये तो बात आ गई हमारी इनकी। इसके पश्चात मैं अगर बात करूँ, देखो राजस्थान में आपको पता है कि जो वर्षा का वार्षिक औसत है, वो वर्षा का वार्षिक औसत कितना है बताओ मुझे, देखिए कमेंट करो फटाफट एक बार। वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? 57.5 सेंटीमीटर। वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? 57.5 सेंटीमीटर हमारे यहाँ पर वर्षा का वार्षिक औसत है। देखो साथियों, अगर मैं बात करूँ आपकी इस वर्षा की या मानसून की या मानसूनी हवाओं की, तो राजस्थान में क्या है, देखो आपकी ये अरावली पर्वतमाला है, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला की इधर की साइड की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका अरब सागर है, और इधर नीचे की तरफ आपकी बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो साथियों इधर की साइड की मैं बात करूँ, अगर ये मैं इंडिया को लेकर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर राजस्थान छोटा सा है, बंगाल की खाड़ी राजस्थान के पास में नहीं है, इंडिया के नीचे की तरफ की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब आपका जो भारत देश है उसके दक्षिणी पूर्वी भाग के मध्य में बंगाल की खाड़ी, और आपके दक्षिणी पश्चिमी भाग के नीचे की तरफ आपका अरब सागर भाग है ना। तो यहाँ पर इसको इंडिया के लेवल को समझ करना। देखो मैंने इंडिया का ऊपर नीचे पार्ट भी दे रखा है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल है, और ये आपका अरब सागर है, ऊपर समझ जाओ आप। ठीक है, तो साथियों इनसे, इन दोनों की वजह से ही हमारे यहाँ पर देखो वर्षा बहुत कम हो पाती है। इन दोनों के लिए, इन दोनों की स्थिति जिम्मेदार है
और ये अरावली पर्वतमाला जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है इसकी मैं डेफिनेशन अगले वाले प्रश्न में देता हूँ, क्योंकि वो भी इससे रिलेटेड प्रश्न है। आगे समझना, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किस दिशा में, जी हाँ बहुत ही प्यारा प्रश्न है। दोनों प्रश्न मैंने कहा एक दूसरे पर डिपेंड प्रश्न है और समझना आपको आवश्यक है, कॉन्सेप्ट को समझ जाना एक बार। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती जाती है? किस दिशा की ओर या किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? प्रश्न को तोड़ो। एक तो वर्षा की क्या पूछ रहा है, ये मात्रा कहाँ पूछ रहा है? राजस्थान में। क्या पूछ रहा है? वर्षा मात्रा या वर्षा की मात्रा की वृद्धि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? किस दिशा में पूछ रहा है, मतलब राजस्थान में जो मानसून प्रवेश होता है तो उसके पश्चात में किस दिशा की ओर वर्षा ज़्यादा होती है और किस दिशा की ओर वो बिल्कुल कम होता चले जाता है। तो किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, ये आप लोगों से प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने हैं, एक बार ऑप्शन पढ़िए आप लोग। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण से उत्तर। जवाब जल्दी से कमेंट कर दीजिए मुझे फटाफट। जी हाँ, प्रश्न को समझना, उल्टा मत जवाब देना। क्या पूछ रहा है मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है का मतलब वृद्धि होती जाती है उत्तरोत्तर रूप से। तो आपको जवाब में ये देना है कि कम की दर से शुरू होती है और ज़्यादा की तरफ किधर की तरफ बढ़ती जाती है। समझ गए क्या प्रश्न को? वृद्धि किधर की तरफ होती जाती है इसमें, ये पूछ रहा आपसे। जल्दी जवाब दो फटाफट, बहुत प्यारा है, मैं समझाता हूँ इसको पूरा। देखो यहां पर जो राइट आंसर है, सबके जवाब आ रहे हैं, जल्दी जल्दी करो कमेंट। काफी लोग बैठे हैं, केवल फटाफट कमेंट करो जल्दी। हर बच्चा कमेंट करना चाहिए इस प्रश्न पर, हर कमेंट करो। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन सी। जी हां, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। काफी का दिमाग खराब, क्या बोल दिया गुरुजी ने। अरे देखो प्रश्न को समझो, मैंने तभी कहा था प्रश्न को समझो, पढ़ो एक बार फिर से। क्या पूछ रहा था, कम किधर से और बढ़ती किधर की तरफ है? तो यही तो है यहाँ पर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती जाती है वर्षा की मात्रा। क्या होती जाती है? उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। कैसे वृद्धि होती जाती है समझो, देखो इस चित्र की तरफ, ये आपका राजस्थान का मैप है। अब मैं इसको पूरी तरीके से पीछे वाले टॉपिक जो मैंने छोड़ा था और यहाँ पर दोनों को एकदम डिफाइन कर देता हूँ। मैंने एक बात बताई कि साहब ये हमारी अरावली पर्वतमाला है जो आपको दी हुई है। इधर की साइड नीचे इंडिया में क्या है आपका? बंगाल की खाड़ी। इधर आपका क्या पड़ता है? अरब सागर। समझना, देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है साथियों। एक्चुअल हुआ क्या, मैंने वहाँ पर बात छोड़ी थी कि राजस्थान में पानी कम क्यों होता है, मतलब बरसात कम क्यों होती है। इसका कारण भी बताता हूँ और इस प्रश्न का जवाब भी देता हूँ। साथियों यहाँ पर राजस्थान में वर्षा की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि का पूछ रहा है, तो आपको एक बात का तो पता होगा कि राजस्थान में, इस चीज़ को जानने के लिए पहले इस बात को समझ लो आप कि राजस्थान में जो वर्षा का प्रारंभ होता है ना, सबसे पहले मानसून अगर पूछे तो सबसे पहले मानसून तो कहाँ से आता है? अरब सागर से। जी हाँ, क्योंकि कंपैरेटिव नज़दीक पड़ता है अरब सागर राजस्थान के, तो अरब सागर से सबसे पहले मानसून आता है। पर राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से। ऐसा क्यों होता है? तो साथियों ऐसा समझ लो कि अरब सागर से मानसून तो पहले आए, परंतु ये मानसून जो आता है ना, अरब सागरीय मानसून, ये राजस्थान में आगे की तरफ बढ़ता है। तो हमारे यहाँ बीमारी एक है कि अरावली पर्वतमाला की जो स्थिति है ना, वो भी मानसून के समानांतर है बिल्कुल। मतलब हुआ कि मानसून में जो वर्षा का समय में मानसून की जो दिशाएं चलती है वो भी इधर से ही चलती है, मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और अपनी अरावली पर्वतमाला की स्थिति भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। तो ये मानसून यूँ चलता है, यूँ चलता है, यूँ आगे तरफ बढ़ता ही चले जाता है।
और ये मानसून आगे निकल जाता है। कुल मिलाकर जब तक मानसून को अवरोधक पैदा नहीं होगा, सामने कोई उसकी दीवार नहीं आएगी, कहने का दीवार का मेरा तात्पर्य अवरोधक, जब तक वो मानसून गिरेगा नहीं, वर्षा होगी नहीं, तो सूखा इस क्षेत्र में पड़ता रहता है। ये सूखे का कारण अपनी अरावली पर्वतमाला की स्थिति मानी जाती है। नंबर 2 बात, बंगाल की खाड़ी से मैंने बताया कि बंगाल की खाड़ी से अपने यहाँ पर क्या होता है, सर्वाधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से वर्षा क्यों हुई? क्योंकि यहाँ से मानसून आया और यहाँ पर टकरा गया किससे? अरावली पर्वतमाला से। अरावली से टकराया तो धड़ धड़ यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात मैंने बताया था कि सूखे का कारण बंगाल की खाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो बंगाल की खाड़ी का राजस्थान से दूर होना क्या माना जाता है? इसका एक कारण माना जाता है, जो यहाँ पर सूखा पड़ता है इसका। अब साहब यहाँ पर प्रश्न क्या आ रहा था, हमारा प्रश्न पर जाते हैं वापस की इधर की तरफ। मैंने बताई थी कि किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, तो वृद्धि देखना। अब ये स्थिति आप समझ गए होंगे। मैंने उत्तर क्या बताया आपको? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। तो यहाँ पर उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ेगी, जनरल सी बात है। क्योंकि वर्षा देखो सर्वाधिक कहाँ हो रही है? इस क्षेत्र में। इससे आगे तो वर्षा जाएगी नहीं, क्योंकि बरसात का पूरा का लगभग पानी इधर ही रुक जाता है, ठहराव हो जाता है। इधर बहुत कम बारिश होती है इस वजह से, क्योंकि इधर बारिश ना तो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो आ पाता है और ना अरब सागर का मानसून आ पाता है। इसलिए ये जो क्षेत्र है ये अपना शुष्क क्षेत्र कहलाता है, बिल्कुल सूखा क्षेत्र ये कहलाता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों की कि पश्चिमी क्षेत्र, जिसको हम लोग मरुस्थल प्रदेश या मरु प्रदेश के नाम से जानते हैं, ये क्षेत्र हमारा सूखा क्यों है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो हमारे यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा होती है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। कम पूछ ले, अगर उल्टा प्रश्न पूछ ले तो कम आपको किधर से देना है, उत्तरोत्तर कम ही किधर होती जाती है। तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर उत्तरोत्तर क्या होती जाती है? कमी होती जाती है। समझ में आ गई क्या? कितने विद्वान ऐसे बैठे हैं जिनको अभी ये बात समझ नहीं आई हो? ईमानदारी से बताना मुझे लगता है कालिदास भी अगर कोई बैठा होगा तो समझ आ गई होगी भाई। 100% आ गई समझ में? अरे सहमत हो क्या? सहमत लिखो फटाफट। समझ आ गई तो सहमत लिखो फटाफट। समझ में आ गई क्या? 100% गलत करके आओगे क्या? मानसून से संबंधित ये प्रश्न आते हैं तो ये मानसून के पार्ट से आपके प्रश्न थे। इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आएगा, मैं कह रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इतिहास से आपको ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अलाउद्दीन खिलजी की नाम आ गया, एक खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की निम्न विजयों को समझो जी। एक तो आपकी रणथंबोर दे रखी है, एक आपकी जालोर दे रखी है, एक चित्तौड़ और एक सिवाना दे रखी है। समझो एक बात, आगे प्रश्न पढ़ो। काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। समझ में आ गया होगा। अच्छा प्रश्न, लेवल का प्रश्न, बहुत पूछे जा रहे हैं वर्तमान में। इसलिए मैं क्लास में भी हमेशा कहता रहता हूँ बालकों को, आंकड़े मत रटो, कॉन्सेप्ट समझो। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आंकड़े ज़िंदगी भर नहीं रटने पड़ेंगे। और विशेष रूप से जो RAS की तैयारी कर रहे हैं बालक, उन बालकों को तो आंकड़े पर कम ध्यान और कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। आप लोग एक बार अगर कॉन्सेप्ट को समझ गए, एक बार उसका विस्तृत व्याख्या समझ गए, तो आंकड़े तो ऑटोमेटिक याद रहेंगे। उस टॉपिक का नाम आते हैं आंकड़ा, ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा। अमूमन बालक क्या है, केवल फैक्चर्स याद करते हैं, रटने में लगे रहते हैं सारे दिन। ये पद्धति बहुत बुरी है, बहुत गलत पद्धति है। रटन प्रणाली से आप लोग किसी छोटी सी कक्षा को पास कर सकते हैं, परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास नहीं कर सकते, जहाँ पर 15 से 20 लाख लोग बैठते हैं। आपका कंपटीशन यहाँ पर गधों में नहीं होता है, घोड़ों में कंपटीशन होता है। यहाँ पर बैठने वाले घोड़े होते हैं बेटा, तो घोड़ों में कंपटीशन करना आप लोगों को। चलो आते हैं प्रश्न की ओर। रणथंबोर, जालोर, चित्तौड़, सिवाना, चारों पर देख लिया आपने। काल क्रमानुसार व्यवस्थित करो। एक बात जवाब दो मुझे, फटाफट कमेंट करो जवाब को। जवाब ये देना है आपको कि क्रम के अनुसार। और जब एक बात और बता देता हूं मैं आपको, देखो जब आरोही अवरोही अगर ऑप्शन में नहीं दे तो आपको आरोही का ही ध्यान रखना है। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो मतलब पहले सबसे जो पहले युद्ध हुआ था उसको देखो, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, मतलब लास्ट में सबसे जो नया युद्ध था या सबसे जो बाद में युद्ध हुआ था उसको रखना आप लोगों को। जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, ACDB आपका सही क्रम होगा, ACDB। मैं थोड़ी सी व्याख्या आप लोगों के सामने रख देता हूं इस प्रश्न को लेकर। साथियों, ए का मतलब हुआ आपका रणथंबोर। सबसे पहले कौन सा
युद्ध हुआ था रणथंबोर का। रणथंबोर का युद्ध कब हुआ था आपको पता होगा, तो 1301 में रणथंबोर का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन बी में दूसरा पॉइंट है सी का मतलब चित्तौड़, तो चित्तौड़ का युद्ध हुआ था 1303 में। इसके पश्चात ऑप्शन में दे रखा है डी, इन्होंने डी मतलब सिवाना हुआ था 1308 में, ठीक है। इसके बाद इनमें ऑप्शनों में सबसे लास्ट में हुआ था जालोर का, जो बी दे रखा है, तो जालोर मतलब आपके हुआ था 1311 में। तो साथियों ये आपके प्रश्नों का क्रम था, तो यही आपसे पूछना चाह रहा था। अच्छा उल्टा भी पूछ सकता है, इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो उल्टा हो जाएगा, जस्ट आपका उत्तर हो जाएगा बी डी सी ए, सी हाँ बी डी सी ए आपका आंसर हो जाएगा, परंतु यहाँ पर आंसर होगा आपका ए सी डी बी। जी हाँ साथियों, रणथंबोर का जो 1301 का युद्ध था, इसमें जो नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि इन चारों युद्धों में आक्रांता तो अलाउद्दीन खिलजी आपको पता है, परंतु नेतृत्वकर्ता का और ध्यान रखना, रणथंबोर में हमीरदेव चौहान नेतृत्व कर रहे थे। अगर मैं बात करूं चित्तौड़ की, तो वहाँ पर राणा या रावल शाखा के अंतिम शासक जो थे रावल रतन सिंह ने नेतृत्व किया था, जिनकी रानी ने फिर जौहर किया था, पद्मिनी उनकी रानी का नाम था। और पद्मिनी को लेकर हमारे यहाँ पर बॉलीवुड में एक मूवी अभी बड़ी चर्चित रही थी, बड़ी गंभीर रूप से चर्चित रही थी, संजय लीला बंसाली जिसके निर्देशक थे। बहुत मारपीट हुई थी, राजपूत सेना ने, करणी सेना ने, राजपूत महासभा ने बहुत बड़ा विरोध किया था उसका। तो कुल मिलाकर इन कारणों से अलाउद्दीन खिलजी के ये जितने भी प्रश्न बढ़ते हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जालोर की सिवाना की बात करूँ तो यहाँ पर आपका जो कानड़देव चौहान था उसका ही भतीजा था सातलदेव चौहान या शीतलदेव चौहान, उसका शासन था। जालोर पर कानड़देव चौहान का शासन था ही था। जालोर पर जो उसका कानड़देव का बेटा विरमदेव चौहान भी आप लोग ध्यान में रखना। तो साथियों ये प्रश्न था आपका अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालक्रम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न आता है आपका 12 कोटड़ी। जी हाँ, 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? 12 कोटड़ी, फटाफट कमेंट करो, बहुत सरल प्रश्न है। 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? भीनमाल, आमेर, सिरोही, उदयपुर। ढीले पड़ गए आप लोग, थोड़ा सा फास्ट करो अपने आप को, क्लास का माहौल लेके आओ फटाफट। अच्छा मैं बीच में एक टास्क दे देता हूं, मैं पहले पूछता हूं। कल मैंने आप लोगों से एक टास्क रखी थी, एक मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप लोगों को इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों के पास शेयर करना है, उनसे चैनल को कम से कम 10 लोगों से चैनल सब्सक्राइब करवाना है, ताकि हम लोगों की प्रतिभागिता बहुत ज़्यादा रूप में हम लोग बढ़ा सके। ईमानदारी से हाथ खड़े करेंगे इस बीच प्रश्न में, कितने लोगों ने 10 जनों को शेयर किया? एक बार ईमानदारी से यस करेंगे, यस यस कमेंट में करो फटाफट। कितने लोगों ने, जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से कितने लोगों ने ईमानदारी से 10 व्यक्तियों को शेयर किया? देखो आप लोगों के लिए अगर मैं कार्य कर रहा हूं तो आप लोगों को इस वीडियो के लिए और इस शिक्षा समाज के लिए, इस शिक्षा के दायित्व को लेकर आप लोगों का नीतिगत कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आप लोग सब्सक्राइब से एक चीज़ आप लोगों की बेनिफिशियल होती है कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाता है। एक व्यक्ति से आप सब्सक्राइब करवाते हैं तो उसके जितने भी फॉलोअर्स हैं उन लोगों के पास ऑटोमेटिक रिकमेंडेड हो जाता है वीडियो। दैट मीन्स ये वीडियो की जो अपॉर्चुनिटीज़ होगी, इस वीडियो की जो पहुंच होगी वो बहुत ज़्यादा लोगों तक ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। तो अपनी सहभागिता आप लोग इस वीडियो में दे सकते हैं, केवल आपको शेयर करना है। कमेंट बहुत कम आए, देखो कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, और कमेंट करो, मुझे यस का कमेंट करो। कितने लोगों ने 10, कम से कम 10, 1-2 से कम नहीं चलेगा, 10 व्यक्तियों तक किस किस लोगों ने शेयर किया? डेली 10 लोगों तक कौन कौन शेयर कर रहा है? कमेंट करो यस यस यस, वेरी गुड, यस 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 कमेंट करो 10 लोगों तक। अच्छा टेंशन मत लो, जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो घबराओ मत, यस कर दो और फटाफट 10 जनों को शेयर कर देना वीडियो को देखते ही। फटाफट 10 व्यक्तियों तक शेयर करना है और 10 व्यक्तियों से आपको सब्सक्राइब करवाना है चैनल को। 10 व्यक्तियों तक सब्सक्राइब और 10 व्यक्तियों तक शेयर। चलो आगे चलते हैं हम लोग। 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? साथियों यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आमेर। जी हाँ, आमेर क्षेत्र को बराबर के 12 भागों में बांटा गया था और इस 12 भागों में बांटने की प्रथा को 12 कोटड़ी की प्रथा का नाम दिया गया था। 12 कोटड़ी के नाम से उस समय आमेर को जाना जाने लगा था। एक बात पूछ लेता है कि कौन से आमेर के शासक ने या कौन से आमेर के कछवा शासक ने आमेर को 12 भागों में बांटा था? तो नाम ध्यान रखना, पृथ्वी सिंह। जी हाँ, कछवा शासक था पृथ्वी सिंह।
ये वही पृथ्वी सिंह है जिसका बेटा सांगा हुआ था, जिसने हमारा सांगानेर नगर बसाया था। तो पृथ्वी सिंह कछवाहा के द्वारा अपने 12 पुत्र 12 बेटे थे। कितना खतरनाक आदमी था, जनसंख्या नियंत्रण पर बिल्कुल ध्यान नहीं देने वाला आदमी था और भारत की संस्कृति को पता नहीं अलग अंदाज में जीने वाला आदमी था। 12 पुत्र थे, 12 भागों में उनके लिए इसने आमेर को बांट दिया था। साथियों आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मेवाड़ में बहुत प्यारा प्रश्न, अब देखता हूं आपका दम। 2 जवाब फटाफट। कितनी तैयारी कर रहे हो आप लोग छुट्टियों में, लॉकडाउन के दौरान? मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के सामंत कहलाते थे। मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के सामंत कहलाते थे। सामंत किसे कहते हैं, एक बात तो ये बताओ मुझे, सामंत कहते किसे हैं? साथियों देखो, एक्चुअल क्या होता था, एक राजा के कम से कम ही बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बता रहा हूं, कम से कम 10 15 20 बच्चे होते थे। अरे हाँ, टेंशन ना लो, रानियां भी तो बहुत सारी होती थी। 10 20 50 60 70 80 90 100 तक रानियां हो जाती थी। बिल्कुल हाँ, टेंशन ना लो, आप टेंशन ना लो, आपके नहीं होने वाली है। राजस्थान का लिंगानुपात बहुत कम होता जा रहा है, आपको तो टेंशन होने वाली है। पढ़ाई कर लो, अदरवाइज राजस्थान का लिंगानुपात ध्यान रखो। जो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है वो राजस्थान का लिंगानुपात लिख कर और अपने टेबल पर लगा ले। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? राजस्थान का लिंगानुपात लगा लीजिए, पूरी ज़िंदगी कंवारे मरने वाले हो अगर पढ़ाई नहीं की तो। इसीलिए जाग जाओ, जो भी अभी सो रहा है वो जाग जाओ, पढ़ाई को शुरू कर दो, नहीं तो लिंगानुपात ध्यान रखना। साथियों बात कर रहा हूँ मैं टीचर्स से भी निवेदन करूंगा कि जो बालक आपकी क्लास में पढ़ाई को ध्यान नहीं देता, उस बच्चे को राजस्थान का लिंगानुपात याद करवा दो, ऑटोमेटिक पढ़ाई करना शुरू कर देगा। जी हाँ, मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के सामंत की बात हो रही थी। तो सामंत साथियों क्या होता था, बात चल रही थी अपने सामंतों की। तो एक राजा के मतलब 10 20 50 बच्चे होते थे, 10 20 तो होते थे डेफिनेट तौर पर। तो राजा तो एक को बनना होता था, उत्तराधिकारी तो एक ही बनता था। तो एक को तो बना दिया उत्तराधिकारी, बाकी सारे असंतुष्ट हो जाते थे। तो वो लोग विद्रोह कर देते थे काफी कार, जैसे मुगल जो राजकुमार थे उन्होंने किया था। मुगल राजकुमारों में परंपरा थी कि वो अपने पिता के विद्रोह में जाकर और विद्रोह करके ही वो राजा बनते थे। उदाहरण उठा लो, चाहे कोई सा आप शाहजहाँ उठा लो, आप चाहे आपका औरंगजेब उठा लो आप, या बहादुर शाह जफर उठा लो आप, सारे के सारे ऐसे थे जिन्होंने विद्रोह करके राजा। तो यहाँ पर विद्रोह नहीं करते, इसीलिए ये लोग क्या करते थे, अपने जो बाकी के बेटे थे ना, जो एक राजकुमार जो मुख्य उत्तराधिकारी बना, उसके अलावा बेटे जो होते थे उनको सामंत बना देते थे। छोटी छोटी जागीरें उनको देकर और सामंत बना दिया करते थे, और वो सामंत सहयोग करता था राजा या राजकुमार को, जो मैन मुखिया होता था राजा। ठीक है, तो एक तो ये सामंत होते हैं। सामंत भी बहुत प्रकार के होते थे, हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल का पॉइंट है ये भी, सामंत भी आप लोगों को अध्ययन करने लायक पॉइंट है ये। पर यहाँ पर हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, ये केवल आपकी क्यूज चल रही है, यहाँ पर मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जा पाऊंगा। सामंतों के भी बहुत सारे प्रकार होते थे, पढ़ना आप लोग। ठीक है, यहां पर बात कह रहा है कि इनकी श्रेणी, प्रथम श्रेणी के सामंत क्या कहलाते थे? ऑप्शन में आप लोगों के उमराव, सरदार, गनायत और राजवी। जवाब भेजो। यहां पर जो राइट आंसर होगा साथियों आपका, वो होगा उमराव। प्रथम श्रेणी के जो सामंत होते थे वो उमराव कहलाते थे जी बेटा। अच्छा, फिर बच्चों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर प्रथम श्रेणी मतलब कितनी श्रेणियां होती थी? जरूर आ रहा होगा जवाब। चलो पढ़ लेता हूँ इस बात को, तो मैं थोड़ी सी बता देता हूँ आपको। साथियों एक्चुअल में क्या होता था, मैं बात करूँ तो आपके मेवाड़ का यहाँ पर पूछा है। तो मेवाड़ में जो सामंत होते थे ना, उनके सामंतों की 3 श्रेणियां होती थी जी। कितनी श्रेणी के सामंत होते थे मेवाड़ में? 3 श्रेणियों के, समझ जाना। पहली श्रेणी बता रहा हूं, पहली श्रेणी में जो सामंत होते थे वो सामंत कहलाते थे उमराव। उमराव को लेकर गाना भी बना था, उमराव था कि बोली प्यारी लागे मारा उमराव जी। उमराव यहां पर प्रथम श्रेणी के जो सामंत थे वो कहलाते थे उमराव। द्वितीय श्रेणी के जो सामंत होते थे साथियों वो कहलाते थे सरदार। जी हाँ, द्वितीय श्रेणी के सामंत सरदार होते थे। और जो लास्ट श्रेणी होती थी तृतीय श्रेणी, उस तृतीय श्रेणी के जो सामंत होते थे वो कहलाते थे गोल के सरदार। जी हाँ,
गोल के सरदार, काफी लोग जल्दबाजी में इसको गोल सरदार भी कह देते थे, है ना। तो उमराव सरदार और गोल सरदार। साथियों मेवाड़ की बात करूं तो मेवाड़ का जो राजा होता था वो हमेशा लगभग 16, ये तो फिक्स थे, लगभग क्या 16 उमराव रखता था अपनी रियासत में, और सरदार रखता था 32। याद रखना 16 दूनी 32। उमराव कितने रखता था 16, और सरदार कितने रखता था 32। साथियों यहाँ पर गोल या गोले के जो सरदार होते थे ना, उनकी मात्रा कमती बत्ती होती रहती थी, पर इनकी मात्रा भी लगभग 100 के लगभग रहती थी। जी हाँ, लगभग 100 गोले के सरदार वो रखता था। तो ये थे आपके सामंतों की श्रेणियां। तो बताइए मुझे, सामंतों की कितनी श्रेणियां मेवाड़ में? 3 श्रेणी। पहली श्रेणी कौन सी है? जल्दी जवाब दो। उमराव। दूसरी श्रेणी कौन सी है? सरदार। तीसरी श्रेणी कौन सी है? गोल के सरदार। उमराव कितने होते थे? 16। आपके सरदार कितने होते थे? 32। गोल के सरदार कैसे थे? अनिश्चित थे, लगभग संख्या में रहते थे। लगभग कितने रहते थे? 100 के लगभग। वेरी गुड। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सागड़ी प्रथा का संबंध है। जी हाँ, सागड़ी प्रथा। देखो ये हम लोग जो वर्तमान में आप लोग जिसको पढ़ रहे हैं, जो क्यूज आप लोग देख रहे हैं, साथियों ये क्यूज नहीं कह सकता मैं इसको, क्योंकि क्यूज का मतलब होता है केवल प्रश्न पढ़ना और उसका उत्तर बताकर आगे की तरफ चलना, आगे की तरफ। ऐसे क्यूज अगर हम लोग खेले तो मैं एक दिन में कम से कम 1 घंटे में 100 प्रश्नों की क्यूज अपन खेल सकते हैं, परंतु उस क्यूज को खेलने का कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि उस क्यूज से आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। वो क्यूज केवल उन बच्चों के लिए ही सार्थक साबित हो पाएगी जिनका कंप्लीट सिलेबस हो चुका है, तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, कम से कम 5 साल से वो तैयारी या 3 साल से तैयारी को अंजाम दे रहे हैं, परंतु फिर भी अगर कोई प्रश्न ऐसा आ गया उनके सामने जिसको वो लोग नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो वो आतुर हो जाएंगे कि ये प्रश्न है क्या, तो जवाब उनको नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए अपनी क्यूज में हम लोगों ने प्रश्नों को कम रखा है, परंतु हर प्रश्न की फुल डिटेल आप लोगों को दे रहा हूँ। इसका तात्पर्य कि आप लोगों के, अगर हम लोग 2 प्रश्न पढ़ते हैं तो 2 टॉपिक क्लियर होते हैं, 2 प्रश्न क्लियर नहीं होते, 2 टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर हम लोग डेली के 10 से 15 टॉपिक 1 घंटे में क्लियर कर रहे हैं, और आप लोगों में मैं थोड़ी सी आग लगाने का काम कर रहा हूँ। बाकी काम आप लोगों को करना है, पढ़ना आप लोगों को है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ता है। सागड़ी प्रथा। सागड़ी प्रथा का संबंध किससे है? सागड़ी प्रथा, राजस्थान में बहुत सारी प्रथाएं थी, सामाजिक प्रथाएं जिनको हम लोग कहते हैं, सामाजिक कुरीतियाँ कह दो जी, प्रथाएं क्या कहोगे, कुरीतियाँ कह दो। ये सामाजिक प्रथाएं थी, उनमें से एक सागड़ी प्रथा थी, जो वर्तमान में तो बंद हो चुकी है कानूनी रूप से। अभी भी आपको गांव में बहुत मिल जाएंगे। चलो बताओ मुझे, पहले जवाब दीजिए, सागड़ी प्रथा का संबंध घुड़सवार से, कृषक से, पटवारी से, या बंधुआ मजदूर से? जल्दी जवाब दो, हमारी लिमिटेशन है, 1 घंटे का समय है, अपना समय होने वाला है, फटाफट जल्दी जवाब दो। सागड़ी प्रथा का संबंध है, जवाब दीजिए फटाफट। जो राइट आंसर होगा वो होगा बंधुआ मजदूरी। जी हाँ, बंधुआ मजदूरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सागड़ी प्रथा। अब साथियों बात आती है कि आखिर बीमारी क्या थी सागड़ी की? सागड़ी आखिर होती क्या थी बीमारी? समझना बात को। देखो आप लोगों को बहुत ही इसके बारे में नॉलेज होगा भी, और समझने का प्रयत्न करना। साथियों सागड़ी के अंतर्गत क्या होता था? एक मान लो कोई मजदूर था बेचारा, सामान्य परिवार का आदमी है, उसको पैसे की ज़रूरत पड़ गई। पैसे की ज़रूरत पड़ी तो वो सेठ साहूकार से उधार लेने चला गया। सेठ साहूकार ने उसको उधार दे दिया, समय बाउंडेशन दे दी कि इतने दिन में आपको चुकाना है। मान लो साहब फसल बढ़िया नहीं हुई, अनाज धान उत्पन्न नहीं हुआ, वो पैसा समय पर नहीं चुका पाया। बोला लेता था, आजा बेटा, आज से तुझे मेरे यहाँ पर नौकरी करनी है और खाना पीना है, केवल तनख्वाह के नाम पर कुछ नहीं मिलने वाला है, केवल खा पी और मौज कर। साथियों नगद रूप में कुछ नहीं मिलता था, और उसकी जो सैलरी होती थी उस महीने की वो उसमें कटवाई जाती थी, जो उसने उधार ले रखा था। तो उसको कमाई के रूप में दिया कुछ नहीं जाता था, केवल खाना दिया जाता था। साथियों अगर मैं सटीक रूप से या लैंग्वेज के रूप में बोलूँ तो आप लोग समझना और लिख लेना। सेठ या साहूकार द्वारा, जी हाँ, किसी भी सेठ साहूकार या मालिक के द्वारा कर्ज दी गई राशि के बदले, जी हाँ, कर्ज दी गई राशि के बदले कर्जदार या उसके परिवार, लिखते चलना, मेंस के लिए प्रश्न है। सागड़ी प्रथा 15 शब्दों को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। सागड़ी प्रथा, सेठ साहूकार या मालिक द्वारा कर्ज दी गई राशि के बदले
कर्जदार या उसके परिवार के किसी सदस्य को अपने यहां पर नौकर के रूप में रखने की प्रथा क्या कहलाती थी? सागड़ी प्रथा कहलाती थी। साथियों, इसके अंतर्गत साहूकारों के यहाँ पर फ्री में नौकरों की लाइन लग जाती थी, जो सारा काम और सारी देखरेख करते थे। सागड़ी प्रथा से परेशान होकर अंततः भारत सरकार द्वारा बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम, जी हाँ, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 द्वारा इस प्रथा को क्या कर दिया गया? समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। अवैधानिक इस सिस्टम को कर दिया गया। ये तो हो गई बात अधिनियम की। अगर पूछा जाए कि कब से इस प्रथा को समाप्त किया गया, तो डेट और याद रख लेना आप लोग, 25 अक्टूबर, जी हाँ, 25 अक्टूबर 1985 से इस सागड़ी प्रथा को क्या कर दिया गया? हमारे यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कपिल मुनि का मेला लगता है, जी हाँ, कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? कपिल मुनि का नाम सुना होगा आप लोगों ने। पढ़ते हैं कपिल मुनि के बारे में भी, पहले जवाब दो मुझे। कपिल मुनि का मेला पुष्कर में, कोलायत में, गोगा में, डिमी, मुकाम में। साथियों, यहाँ पर जो सही जवाब होगा कमेंट करो फटाफट। जो राइट आंसर होगा यहाँ पर, वो राइट आंसर होगा कोलायत। जी हाँ, कोलायत जो कहाँ पड़ता है? आपके बीकानेर में। कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का क्या लगता है? विशाल मेला लगता है। पहली बात, कपिल मुनि कौन? दूसरी बात, मेला, तो मेला कब लगता है, कहाँ लगता है, बात कर ली। कहाँ पर स्थित है, बात कर ली अपन ने। साथियों, अगर मैं बात करूं आपकी कपिल मुनि की, पहली बात तो कपिल मुनि का मेला कहाँ लगा? हमारा कोलायत में। दो बातें बात करनी है अपने को। अगर मैं कपिल मुनि की बात करूं तो साथियों, कपिल मुनि को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ध्यान रखना, किसका अवतार माना जाता है इनको? विष्णु का अवतार। अगर मैं कपिल मुनि की बात करूं तो कपिल मुनि को साथियों सांख्य दर्शन के प्रवर्तक या प्रणेता भी माना जाता है। कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन। राजस्थान में विशेष रूप से कितने प्रकार के दर्शन प्रचलित रहे, एक बार लिस्ट बनाकर मुझे व्हाट्सअप करना। सारे के सारे बच्चे जो देख रहे हैं, अभी आज का काम देता हूं आपको। दर्शनों के जो जनक हैं, जो दर्शनों के प्रतिपादक हैं, उनके नामों की लिस्ट बनाकर मुझे व्हाट्सअप करना। दर्शन आपका आज का होमवर्क है ये। अगली बात करता हूं मैं। अगर मैं बात करूं कोलायत की, तो बीकानेर में आपको पता है कोलायत एक झील है। झील ऐसी है जिसके चारों तरफ लगभग बरगद के पेड़ है। यहाँ पर साथियों जो कोलायत का मेला लगता था, मेले की अगर मैं बात करूं तो मेला लगता है साथियों आपका पूर्णिमा के दिन। जी हाँ, कार्तिक पूर्णिमा को इनका क्या लगता है? विशाल मेला लगता है। अच्छा, मेले की बात करो तो उस मेले के दौरान यहाँ पर दीपदान का बड़ा जो महत्व है। दीपदान, जी, दीपदान के लिए बड़ी प्रसिद्ध है ये कोलायत झील। अब भी यहाँ पर लोग दीपों को प्रवाहित करते हैं नदी के अंतर्गत, ठीक है, अपनी मनोकामना पूरी के लिए, है ना। तो मैं बात करूँ कोलायत की, तो यहाँ पर बताते हैं कि कपिल मुनि ने यहाँ पर तप किया था, तो उनकी तपोभूमि मानी जाती है। ये किनकी तपोभूमि मानी जाती है? सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की। साथियों, बताया जाता है कोलायत जो झील है उस पर 52 घाट बने हुए हैं। जी हाँ, 52 घाट बने हुए हैं इस कोलायत झील पर, जिनमें महिलाओं का घाट बिल्कुल अलग है ताकि उनकी प्राइवेसी रह सके। महिलाओं के पृथक से घाट भी यहाँ पर बनाए गए हैं। साथियों, अगर मैं बात करूँ आपके इस कोलायत की, तो कोलायत का जो वास्तविक, कोलायत का नाम तो मतलब आपके इसी की वजह से पड़ा है, कपिल मुनि की वजह से, परंतु अगर मैं बात करूँ इन कपिल मुनि की वजह से ही इन कोलायत का जो मूल नाम था, वास्तविक नाम था, वो था कपिलायतन। जी हाँ, कपिलायतन, ये इस कोलायत का क्या था? मूल नाम।
तो कोलायत का वास्तविक का मूल नाम क्या था? कपिलायतन, परंतु वर्तमान में क्या कहलाने लग गया? कोलायत। क्या कहलाने लग गया? कोलायत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न पॉलिटिकल पार्ट से आप लोगों के लेकर, और पॉलिटिकल से एक बात याद आई आप लोगों को। सबसे पहले तो आज कौन सा दिवस हम लोग मना रहे हैं? आप सभी को पता होगा, कमेंट करो मुझे एक बार फटाफट देखिए, कौन सा आज हम लोग दिवस मना रहे हैं? किस दिवस मना रहे हैं आज हम लोग? सुबह से आप लोग बहुत सी शुभकामनाएं देख रहे होंगे, फटाफट कमेंट करो कौन सा दिवस, कौन सा दिवस हम लोग आज मना रहे हैं। साथियों सबसे पहले आज मैं बात करूं तो आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में आज के दिन को हम लोग मना रहे हैं, 24 अप्रैल। जी हाँ, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है, और सभी साथियों को, संपूर्ण राजस्थान प्रदेश को पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं आपको। पंचायती राज को लेकर साथियों बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। एक मैं विशेष रूप से एक वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए पंचायती राज का, तो पंचायती राज को विशेष रूप से हम लोग वहाँ पर अध्ययन करेंगे। पंचायती राज के आज जो दिवस है उस दिवस की पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। साथियों कितनी सेवाओं को, जी हां, कितनी सेवाओं की संख्या पूछ रहा है, कितनी सेवाओं को राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में गारंटी दी गई है? जी हां, संख्या पूछ रहा है सेवाओं की, किसके अंतर्गत? राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत। साथियों पूरी डिटेल से बात करूंगा इसकी, पहले मुझे संख्या के जवाब दो। आप लोग कमेंट करो उत्तर बता के, फिर मैं इसकी डिटेल की बात करता हूँ। क्या है ये राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, और क्या होती क्या लोक सेवाएं, लोक सेवा कहते किसे हैं? साथियों यहाँ पर जवाब में आप लोगों के मुझे कमेंट आ रहे हैं, फटाफट करो, और भी जल्दी जल्दी कमेंट करो। 107 सेवा, 108 सेवा, 109 सेवा, 110 सेवा, जल्दी जवाब दो। यहाँ पर जो राइट आंसर आप लोगों का होगा वो होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, 108 सेवाएं सब मैंने ऑप्शन में क्या दिया आपके यहाँ पर गारंटी दी गई है। जी हाँ, ये पहले की बात हो रही है, वर्तमान में चेंज कर दिया गया है राशि को, परंतु ये प्रश्न इसी के साथ में पूछा जाता है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में साथियों एक ऑप्शन और दूंगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे, दोनों में से अगर जो भी जिस परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है उस तरीके से आप जवाब दीजिएगा उसका। साथियों मैं बात करूँ अगर लोक सेवा गारंटी की, क्या होता है लोक सेवा गारंटी? देखो अपने यहाँ पर क्या था, लोक सेवा का मतलब है कि हमारे साधारण रूप में मैं आपको बता देता हूँ, भारत सरकार या राजस्थान सरकार द्वारा अपनी जनता के लिए जितनी भी प्रकार की जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं, जो सेवाएं हैं, उनको लोक सेवा कहते हैं। जैसे शिक्षा हो गई, चिकित्सा हो गई, आपकी राजस्व हो गया आपका, ठीक है। अगर मैं और थोड़ी सी बात करूं, थोड़ा सा बिल्कुल सरल भाषा में, अरे जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र बनाते हो आप, जाति प्रमाण पत्र बनवाते हो, जन्म प्रमाण पत्र बनाते हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हो, या आपके क्या है, ये लोक सेवाएं हैं। इन लोक सेवाओं में पहले क्या बीमारी थी कि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती थी, ये कार्मिकों की मनमर्जी पर डिपेंड करता था कि वो कब बनाकर आपको देगा। आप आवेदन 1 महीने पहले कर रहे हैं और आपको 5 महीने बाद में वो चीज़ आपको मिल रही है। पासपोर्ट आपको कब मिल रहा है, कब आपने आवेदन किया था। अब साथियों सबसे बड़ी समस्या थी कि इसकी वजह से मतलब बहुत से लोग बहुत परेशान रहते थे और उनका सारे काम अटक जाते थे। साथियों मैं बात करूँ इसी लोक सेवा की सुरक्षा या सुरक्षा देने के लिए राजस्थान में लोक सेवा गारंटी अधिनियम लाया गया। जी हाँ, लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू कब हुआ, पहली बात तो ये करूं मैं, तो जो आपका लोक सेवा गारंटी अधिनियम है, वो अधिनियम सबसे पहले बात करूं अगर तो वो पारित हुआ, लागू हुआ हमारे यहाँ पर 14 नवंबर को। जी हाँ, 14 नवंबर 2011 से लोक सेवा गारंटी अधिनियम हमारे यहाँ पर लागू हुआ। अच्छा, लागू हुआ तो कितने विभागों में लागू हुआ था उस समय? 18 विभागों में। जी हाँ, 18 विभागों में ये लागू हुआ था, है ना। इसके पश्चात मैं बात करूँ, जैसे विभाग का मतलब मेरा हो गया आपके जैसे है ना, शिक्षा विभाग हो गया, चिकित्सा विभाग हो गया, राजस्व विभाग हो गया। 53 विषय थे इसके उस समय। जी हाँ, 53 विषय इसकी जो सीमा में आते थे या इसके क्षेत्र में आते थे। अच्छा, सेवाओं की संख्या आपसे पूछी गई थी, यहाँ पर सेवाएं उस समय थी 108, परंतु हाल ही में बढ़ाकर इन सेवाओं को कर दिया गया है 153। जी हाँ, वर्तमान में पूछे आपसे तो वर्तमान में जवाब होगा 153, और तत्कालीन समय में पूछा जाए तो जवाब होगा आपका 108। जी हाँ, आगे मैं बात करूँ साथियों तो
सबसे बड़ी बात आप लोगों को ये ध्यान और रखनी है, जो मैं आप लोगों के अधिकार को लेकर बता रहा हूं। अगर वर्तमान में आपकी दी गई समय सीमा, कोई भी लोक सेवा की बात करूं मैं, अगर उसकी तय समय सीमा में वो कार्य नहीं होता है तो आप उस संबंधित विभाग पर जुर्माना ठोक सकते हैं। जी हाँ, और संबंधित जो विभाग का कार्मिक होगा या विभाग होगा, वो प्रतिदिन आप लोगों की जो प्रतिदिन की जो एक दिन मतलब अगर लेट हुआ तो उसका 250 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। और उस प्रति व्यक्तिगत जो जिस चीज़ के लिए जिम्मेदार है जो व्यक्ति, उस कार्मिक पर 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना ठोका जा सकता है। वो आप लोगों को ये जुर्माना देगा भरण पोषण के रूप में। ये बात आप लोग समझ कर रखना। तो अब वो टेंशन नहीं है कि साहब काम होगा या देखा जाएगा, अब उसकी तय समय सीमा निश्चित कर दी गई है, उस तय समय सीमा में वो कार्य आप लोगों का किया जाएगा। साथियों, अगर मैं बात करूं तो ये था आप लोगों का राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। साथियों, इस टेस्ट सीरीज को, इस क्यूज को ज्वाइन करने के लिए आप सभी साथियों का पुनः बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। एक आप लोगों से आग्रह और है, मेरा व्यक्तिगत रूप से साथियों, जैसा कि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संपूर्ण भारत में पंचायती राज की जितनी भी इकाइयां हैं, सरपंच विशेष रूप से निम्नतम इकाई की बात करूं तो उनको संबोधित किया जा रहा है। और उन सब का उद्देश्य केवल एक है कि हम लोगों को अब लॉकडाउन 3.0 में नहीं पहुंचना है। जी हाँ, 2.0 पर ही इसको समाप्त करें। और इसके लिए सबसे आवश्यक है कि आप लोग घरों में रहे, घर में रहकर आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें। कुछ ऐसे कार्यों को आप लोग अंजाम दें जिन कार्यों में आप लोगों की बहुत रुचि थी, परंतु समय की कमी के कारण आप उन कार्यों से नहीं जुड़ पा रहे थे। बहुत कुछ ऐसे हमारी मन की इच्छाएं थी, बहुत सारे ऐसे कार्य थे, उन कार्यों को आप लोग करें, अपनी जो हॉबीज़ को आप लोग जारी रखें घर के अंदर। पुनः सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया।